सर यही पढ़ा था हाँ हमने हाँ। ना। हाँ सर, तो यही पढ़ा था हम लोगों ने कि कनकपाल का गुर्जर प्रदेश से ही आना था, जिसमें गुर्जर प्रदेश में मेवाड़ का, गुजरात का और महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है। और जो आदि बद्री का निर्माण हुआ था, वो भी जो गुजरात और राजस्थान के मंदिर है, जैसे सोलंकी मंदिर है, उसी की शैली में उनका निर्माण किया गया है। ठीक है, हमने ये तमाम चीज़ें पढ़ ली थी। हमने कहा कि परमार वंश का जो प्रथम राजा किसे माना जाता है? जी सर। कनकपाल। ठीक है, इससे पहले कनकपाल से पहले कौन राजा था कि उसको तो बाद में ये दी गई? इनके ससुर का नाम, इनका सोनभद्र और हाँ। जी सर, सोनभद्र और भानु प्रताप दोनों नाम उन्हीं के थे। चलिए, हमने ये तमाम चीज़ें पढ़ ली थी। हमने कनकपाल को भी पढ़ लिया था, जैसे आपने अभी कनकपाल के बारे में जिक्र किया था कि पंडित हरि कृष्ण रतुड़ी का मानना था कि कनकपाल जो धारा नगरी से आया था, और एडिकिंसन महोदय जो थे, ये कहते हैं, इनका जो मत था ये भी इनका समर्थन करते हैं। ये कहते हैं कि धारा नगरी के पवार वंश का एक ये युवक था जो पर्वतीय क्षेत्रों में घूमने के लिए आया था। जब ये घूमने के लिए आया था, तो इस यात्रा में एक मार्ग पड़ता था, जो मार्ग में सोनपाल से इनका मिलन हुआ, या कहें सोनपाल से इनकी क्या हुई, कहीं ना कहीं दोस्ती हुई। दोस्ती होने के उपरांत क्या हुआ, ये आपस में एक अच्छे परिचय इनका हुआ, और साथ ही इन्होंने फिर अपनी कालांतर में अपनी बिटिया की शादी ये सोनपाल से कर दी गई थी। ठीक है। और मैंने कल ये भी आपसे कहा था कि जब ये कनकपाल के साथ जब इनका विवाह हुआ, इनकी अपनी बिटिया की इसके साथ विवाह हुआ था, तो इन्होंने दहेज के रूप में इनको क्या दिया था? कनकपाल को क्या दिया था दहेज के रूप में, सोनपाल जी ने? चांदपुर परगना, चांदपुर गढ़ दे हाँ, दिया ये था। चांदपुर परगना का ये इसे प्रदान कर दिया गया। और वाल्टन भी एटकिंसन के मत से ही सहमत थे, जो वाल्टन थे और साथ ही एटकिंसन थे। इन्होंने जो जो हरिकृष्ण रतुड़ी जी थे, इनके मत पे ही, और ये वाल्टन हो गया, एडिकिंसन थे, इन्होंने भी इनका समर्थन किया, किया भैया ये बंदा जो था आपके धारा नगरी से बिलोंग करता था, तो यहाँ से आया था। हमने ये भी बात करी थी जब इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था, जब डॉक्टर पातीराम ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी उसमें संवत 756 में तत्कालीन जिसमें राजवंश था, तो कनकपाल जो था वो मालवा से गढ़वाल आया था, तो इसे मालवा प्रदेश से माना जाता है। वैसे तो जो चंद्रवंश के ये थे, याद रखिएगा, चंद्रवंश के थे। और इसे जो पर्वतीय क्षेत्र था, इसमें प्रचलन जितने भी पुरातन जो नियम थे, अगर उसके आधार पर देखें, तो उसके आधार पर जो हमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो उसमें जो सोनपाल था, सोनपाल ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कनकपाल को किसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? सोनपाल सोनपाल। ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और इसने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करा, तो सोनपाल ने क्या करा था, यहाँ पर अपना कहीं ना कहीं सत्ता यहाँ पर स्थापित करी थी। तो हमने कल ये तमाम चीज़ें पूछ ली थी कि भैया एक चीज़ बताइए, जो हमें ये प्रमाण मिलते हैं, हमने इसमें एक चीज़ ये भैया बात करी थी कि जब ये यहाँ से देखिएगा कि चांदपुर गढ़ से प्राप्त जितने भी जो शिलालेख थे, उसमें अंकित जो अभिलेख थे, उसमें कनकपाल का जो क्षेत्र माना जाता है वो गुज्जर प्रदेश से माना जाता है। इसमें हमने आपसे एक चर्चा भी ये करी थी कि जिस समय ये ये जिस प्रदेश से था, तो एक जो गणेश जी की मूर्ति का जो अनावरण करता था, हमें उनके अभिलेख या शिलालेखों से या उनके जो बनावटी जो चीज़ें थी उनसे पता चलता था। उस समय जो गणेश जी की जो सूंड का जो आकार था, किस किस तरफ को था, दाएं था या बाएं था? हमने ये भी पढ़ा था, याद है आपको? राइट साइड सर। दाहिने। दाहिने साइड था। ठीक है। तो हमने ये चर्चा कर ली थी इस पे। देखिए, हमने ये कहा था कि महाराज ये जो था, जो ये हमने कहा अगर जो कनकपाल की जब बात करें, तो इसके अतिरिक्त हमें एक महत्वपूर्ण प्रमाण भी मिलता है कि जो प्रमाण मिलता है, जो गढ़वाल के जो पवार वंश थे, जिसे आदि पुरुष जो हम मेवाड़ हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र से होकर ही गढ़वाल आए थे। अब हमें इसका जो साक्ष्य इसलिए भी प्राप्त होता है क्योंकि गुज्जर प्रदेश के ये कहा जाता था। इसका प्रमाण हमें जो बेसिकली जो हम कहें, जो इस वंश के जो नरेश के काल में जो बनी, जो गणेश की, भगवान गणेश की जो मूर्ति थी, उसका चित्र में हमें देखने को मिलता है कि इनकी सूंड के दाहिनी ओर मुड़ी हुई थी। और उदाहरण उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जो जोशीमठ में जो गणेश जी की जो नित्य करती जो मूर्ति जो टेहरी के पुराने दरबार में जो राजा प्रसाद के द्वार पर जो बनाई गई थी, उसमें काष्ठकला, क्योंकि ये आपके लकड़ी पे बनाई गई थी, तो इसमें जो गणेश की जो सूंड थी वो दाहिनी ओर
यहाँ पर देखने को मिलता है। दाहिनी ओर मोड़ने की यहाँ पर परंपरा पुरातन समय में जो जो ये अगर हम बात करते हैं, जो गणेश की जो सूंड थी वो दाहिनी ओर मोड़ने की जो परंपरा थी, ये आपके गुजरात प्रांत और जो आपके राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र से ये चली आ रही थी। जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में गणेश की जो सूंड थी वो किधर को मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। हमने ये बात करी थी कि भैया कि जब हम ये कहते हैं कि गुजरात हो गया या फिर आपके महाराष्ट्र हो गया, फिर राजस्थान की बात करते हैं जो गुर्जर प्रदेश थे, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि गढ़वाल के एक नरेश के जो दरबार में हमें क्या मिलता है, गणेश की एक मूर्ति प्राप्त होती है। उस मूर्ति में हमें ये देखने को मिलता है कि इसमें इनकी दाहिनी ओर है, और जो साथ ही गढ़वाल क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दाहिनी बाईं ओर हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हम कहते हैं कि जब उत्तर भारत में जब हम गणेश की मूर्ति को देखते हैं तो उसकी सूंड की बाईं ओर और मुड़ी हुई दिखाई देती है। हमने इस पर चर्चा करी थी और हमने ये भी तमाम चीज़ें इसके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, हमने ये तमाम चीज़ें पढ़ रहा था। हमने अब बात करेंगे कि वर्ण निर्धारण के हमने बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा कि वर्ण निर्धारण का जो क्रम था किस प्रकार से ये रहा, क्योंकि हमने जो बात कर रहे हैं कि पवार वंश या फिर हम जो परमार वंश की बात कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, जो कनकपाल के बाद जो उत्तराखंड के गढ़वाल में जो स्थापित जो परमार वंश था वो 35 राजाओं के बारे में कोई इसमें हम कहते हैं कि 35 राजाएं इसमें थी, इसमें हमें कोई ऐसी विस्तारित जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि अगर हम बात करें कुछ ऐसे हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे परमार वंश की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 24 राजाओं में जो सोनपाल था उसने खसों को हरा कर यहाँ पर भिलंगना जो घाटी थी यहाँ पर अधिकार करे। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सोनपाल था वो कौन से नंबर का ये राजा था, तो ये 24वें नंबर का ये राजा था। इसने क्या करा, जो खसों को क्या करा था, इनको खसों को यहाँ पर हराया और भिलंगना जो नदी थी, घाटी थी, इस पर अपना अधिकार करके इसने राज्य को स्थापित करा। और भिंगल जो घाटी थी बेसिकली अगर कहें तो इसने क्या करा, अपने दूसरे पुत्र को यहाँ पर राजा बनाया और साथ ही एक नई राजधानी सोनवंशी वंश की जो सोनवंशी वंश की क्या कहते हैं यहाँ पर इसने राजधानी स्थापित करी। और जो इसका जो पहला पुत्र था, जिसे हमने कहा कि चांदपुर गढ़ को इसने राजधानी बनाकर यहाँ पर इसने शासन व्यवस्था स्थापित करी। और भिलंग जो घाटी थी इसको सोन भिलंग भी इसे कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनवंशी की जो स्थापना हुई थी, अगर हम बेसिकली अगर सोनवंशी जो स्थापना हुई थी तो सोन घाटी को किस अन्य नाम से जाना था, भिलंग घाटी को हम क्या कहते हैं, सोन घाटी भी हम इसको कहते हैं, तो याद रखिएगा। अब जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने यहाँ पर वर्ण निर्धारण की जब हम बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये कहता है कि गढ़वाल में जब पवार वंश के संस्थापक के रूप में, जिसे हम कहते हैं कि ये पहले संस्थापक के रूप में थे, कनकपाल थे, कनकपाल का संबंध माना जाता है और परमार वंश से ही इसे माना जाता था। और ये कहते हैं कि इसका संबंध परमार वंश से ही है था या नहीं, इस संबंध में सर्वप्रथम जो साक्ष्य हमें जो मिलते हैं तो वो जो नरेंद्र सुदर्शन शाह द्वारा जो रचित जो ग्रंथ था सभा सार की ग्रंथ में इसकी पंक्तियों में हमें माना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कनकपाल का संबंध है परमार वंश से था या नहीं था, इसका सर्वप्रथम जो साक्ष्य हमें जो प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, किसकी पुस्तक से प्राप्त होता है, किसकी ग्रंथ से ये इसका साक्ष्य हमें प्राप्त होता है, बताइए। सुदर्शन शाह का लिखा हुआ हाँ, तो इसको सभासार। याद रख लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये लिखिए कि जो कनकपाल का संबंध परमार वंश से किस सर्वप्रथम जो साक्ष्य प्राप्त होता है, किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, या किस विद्वान द्वारा इसको कहा गया था। तो आपको नरेश जो थे सुदर्शन शाह की ये किताब थी, जो राजा थे, तो इनकी सभासार की जो किताब थी इसमें इसकी जिक्र मिलता है कि इसमें पंक्ति है, मानी पवार कुछ वंश के देत जो पुरुत बद्री वंत से स्पर्श होता है। ये एक पंक्ति है, वैसे ये पंक्ति पूछी नहीं जाती, बेसिकली हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं। तो इससे स्पर्श होता है कि जो कनकपाल का जो संबंध रहा था वो परमार वंश से ही माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि गढ़ राज्य में भाटों रचित गीत जो पाड़वा या फिर पैड़वा कहा जाता था। अब देखिए गणराज्य में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमार राजवंश के गणराज्य में जो गीतों को जो रचा जाता था उन गीतों को क्या कहा जाता, भाटों द्वारा ये गीत जो गीतों को रचा जाता था उन गीतों को क्या कहा जाता है। देखिए गणराज्य में भाटों द्वारा रचित गीत को क्या कहा जाता है, बताइए। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक प्रश्न आपका ये बन गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसको पाड़वा या फिर पैड़ा ये कहा जाता है। तो याद देखिए श्याम परमार ने एक याद देखिए, श्याम परमार ने अपनी एक रचना
अपनी रचना में भारतीय लोक साहित्य में लिखा है कि परमार वंश के लोग चाहे बिहार में बसे हों या फिर भारत के किसी अन्य अन्य स्थान पर बसे हो, तो पैवाड़ा शब्द अत्यधिक प्रचलित रहा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पैवाड़ा जो शब्द है, ये किस राज्य से संबंधित है, पूछा जाता है। तो ये बिहार राज्य में ये चलने वाला है, बहुत ये शब्द का उच्चारण बिहार राज्य में अत्यधिक तौर पर होता है। तो ये शब्द प्रचलित था। जैसे हम कहते हैं कि ब्रिज हो गया भोजपुरी भाषाओं में, ये पाड़वा ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और परवा तथा साथ ही महाराष्ट्र के पाड़वाड़े या पांडवा, ये जो लिखा है बहुत से प्रयोग यहाँ पर होते थे। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो आप कहें कि आपके मध्य भारत से या इस यहाँ से या आके ये बसे थे, बेसिकली ही ये पूछा जा सकता है कि पैड़वा शब्द की जो जो शब्द है सर्वाधिक रूप में किस प्रदेश में प्रचलित है। तो आपको पता होना चाहिए ये बिहार प्रांत में प्रचलित है। जैसे जो हम अगर ब्रिज भाषा की बात करें या भोजपुरी भाषा में कहें, ये पाड़ा जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये तमाम चीज़ें ये इनका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली अगर हम देखें तो एक विद्वान है डॉक्टर सत्येंद्र लिखते हैं, तो ये लिखते हैं कि इन गीतों से पहले पवार छतरी की गाथाओं की गाई जाती होगी और फलतः परमारों के गीत होने के कारण ये परमारे कहलाए जाते हैं। देखिए कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो परमार वंश के जो छतरी थे, इनकी जो गाथाओं को गाने से पूर्व किसको उकेरा जाता था या किसको गाया जाता था। तो ये पावाड़े ये इसको प्रयोग किया जाता था। तो बेसिकली ये लेके चले जो पवार वंश के जो बड़े बड़े छतरी जो योद्धा हुआ करते थे, जो छतरी वंश के जो लोग हुआ थे, तो उनकी गाथाओं को गुनगुनाया जाता था और उनको कहा जाता, फलस्वरूप क्या था, परमारों ने इसको के गीत होने के कारण ये क्या है परमारे इसको कहा जाता था। तो याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक शब्द आता है कि गढ़वाल क्षेत्र में पंडवा वाड़ जो शब्द का परमारों से ही प्रचलित था। देखिए पंडवाड़ ये लिखा है, तो ये जो शब्द है ये शब्द किसके लिए प्रचलित होता था पूछा जाएगा। तो ये पता होना चाहिए कि परमारों से ही ये शब्द का प्रचलन किया गया था। और गढ़वाल में कविताएं जितने भी वीर गाथाएं गाई जाती हैं, जैसे कफू हो गया, कफू चौहान हो गया, पांडवा हो गया, विजय पाल हो गया, या पंड पवाड़ा जीतू बगड़वाल हो गया, पांडवा ये रिखोला या लोधी या तीलू रौतेली या माधो सिंह पावाड़ा ये अत्यधिक लोकप्रिय है। बेसिकली हम कहें जो भी ये जो मैंने आपको अभी नाम बताया ना, ये गढ़वाल के वीर वो गाथे हैं। जैसे हम कुमाऊं की बात करते हैं, जैसे कुमाऊं में हमने अभी देखा जैसे राजूला मालूसाई हो गए, हरजू हो गए आपके, और साथ ही जो राजूला मालूसाई भी होते हैं, और ये गोलू देवता की कहानी जाता है, श्याम देवता की कहानी मानी जाती है, नरसिंह की ये बारी जाता है। तो उसी प्रकार से गढ़वाल क्षेत्र में ये जो लोगों की हमने कहा, जैसे जीतू बगड़वाल हो गया, माधो सिंह भंडारी हो गया, तो ये अपने आप में ये उस समय बहुत ही अत्यधिक ये वीर गाथाओं के तौर पर इनको गाया जाता था। तो याद रखिएगा। अब इसमें एक भगत सिंह एक याद रखिएगा, एक उत्तराखंड के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये साहित्यकार के तौर पे हम इनको जानते हैं। भगत सिंह ने अपनी पुस्तक में गढ़वाल दर्शन में दिव्यंत विभूतियों में गढ़वाल नरेशों को परमार वंश का ही माना है। देखिए कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा लेखक है जिसने गढ़वाल की जो दिव्यंगत जो विभूतियों में गढ़वालों के नरेशों को परमार वंश का ही माना था, ये कौन माना जाता है। तो भगत दर्शन थे। इन्होंने ही जो जितने भी गढ़वाल में जितने भी जो नरेश रहे हैं, ये जो बड़े बड़े शासक रहे थे, वो जो विभूतियां पहले रही थी, तो उनको गढ़वाल नरेशों को परमार वंश का ही माने जाते। जितने भी मैंने अगर अजय पाल की बात करी, या फिर जो रेखोला, या फिर तीलू रौतेली, या फिर माधो सिंह भंडारी जो भी रहे, ये माना जाता है कि ये परमार वंश के ही इनको माना जाता है। क्योंकि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो पृथ्वी रासो जो एक ग्रंथ है, इसमें भी हमें देखने को मिला, पृथ्वी रासो को कभी पढ़िएगा, उसमें भी इसमें तमाम चीज़ें मिलती हैं। और साथ ही अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि इसमें जो ये अजय पाल हो गया, चाहे मैं अजय पाल की बात करूं, या फिर आपके जो सहज पाल हो गया, या फिर हम कहें बलभद्र शाह हो गया, मानसा हो गए, या श्याम शाह हो गया, या परमार वंश से संबंधित जितने भी जो शासक रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस गढ़वाल क्षेत्र में परमार वंश को कहीं ना कहीं ऊपर उठाने के लिए अपना अहम योगदान दिया था। और देखिए एक
अगर हम बात करते हैं तो अग्निकुंड से ये कहता है कि पृथ्वी रासों से, पृथ्वी रासों के अनुसार अगर हम देखें, याद देखिएगा, जो राजपूतों की जो उत्पत्ति का जो जिक्र मिलता है पृथ्वी रासों के अनुसार अगर हम देखें, ये यहाँ पर याद देखिएगा, जो पृथ्वी रासों राजपूतों की जो उत्पत्ति का जो संबंधित जो माना जाता है पृथ्वी राज रासों के अनुसार अगर हम देखें, अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों का उदय हुआ है। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अग्निकुंड से कितने राजपूत कुलों का उदय हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ से 4 राजपूत कुलों का क्या हुआ है, उदय माना जाता है। तो इतना थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। और साथ ही अगर यहाँ पर देखिएगा, परमार, प्रतिहार, चौहान, चाकुल्य और साथ ही यहीं पर आबू पर्वत की तलहटी में चंद्रपुरी नाम का नगर ये हुआ करता था। कभी क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा कि जो आबू पर्वत की तलहटी में किस किस नगर को बसाया गया था। तो कौन सा नगर बताओगे आप, बताइए। चांदपुर गढ़ी। चांदपुरी, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये नगर को यहाँ पर बसाया था कि ये जो आबू पर्वत है इसकी तलहटी में इसे ये नगर था, ये जो इनको बसाया था परमार या प्रतिहार चौहान या चाकुल्य को, यहाँ पर ही क्या कहते हैं कि जो आबू पर्वत था इसकी तलहटी में ये चंद्रपुरी नाम का ये नगर था। और साथ ही अगर हम देखें, जो गढ़वाल गढ़वाल का आकार कनकपाल ने जो चांदपुर गढ़ जो हमने कहा था, चांदपुरी की जो सुगंध समृद्धियों को कहीं ना कहीं सजीव करने के लिए क्या करा था, अपने गढ़ का नाम चांदपुर गढ़ ये रख दिया। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चांदपुर गढ़ का पहला नाम क्या था, क्या था पहले नाम, बताइए। चांदपुर गढ़ का पहला नाम क्या था, चंद्रपुरी। चंद्रपुरी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चंद्रपुरी ये गढ़ माना जाता था क्योंकि चंद्रपुर जो गढ़ था उसमें कौन कौनपुर गढ़, जिसे हम चांदपुर गढ़ के नाम से भी जानते हैं, तो ये स्थित था, जिसे कनकपाल का गढ़ भी इसे माना जाता है क्योंकि इसे कनकपाल का गढ़ भी माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा कि कनकपाल का गढ़ किसे माना जाता है, ये क्यों इतना ज़्यादा प्रसिद्ध रहा, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी दी जाती हैं, तो याद रखिएगा। देखिए, जैसे हम कुछ चीज़ें आपको मैं आपके सामने रख देता हूँ, थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे मैं कहूँगा कि गढ़वाल राजवंश का जो सोनपाल था वो कौन से राजा था, कौन से नंबर का राजा था। कभी क्वेश्चन पूछे थे कि 24वें नंबर का ये राजा था। सोनपाल को स्वर्णपाल के नाम से भी जाना जाता है। इसने इसने क्या करा, जो खस जो थे, खसों को इसने हराया और भिन्न घाटी में अपनी राजधानी बनाई। और जो सोनपाल के कितने पुत्र थे, कितने घाटी थे, कितने पुत्र थे इसके, कौन कौन सर दो। ये पुत्रों का उसमें, सर दो ठीक है। पुत्र थे। पहले दो पुत्र को दो। उसने कहाँ कौन सी क्षेत्र उसको दिया था, दूसरे पुत्र को कहाँ का साम्राज्य स्थापित करने के लिए दिया था, सोन घाट, सोन ठीक है। वाला। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैं चांदपुर वाला ही सर, और दूसरे वाले को तो सोनपुर ये याद घाटी। रखिएगा, ठीक। ये बारे अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछा जाएगा, ये नहीं कि आप ये मत सोचो कि ये नहीं पूछा जाएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा। अब ये देखिए, यहाँ पर कहता है कि इसके अतिरिक्त माउंट आबू और गढ़वाल में अन्य समानताएं भी पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए उत्तरकाशी जिले का गोमुख और आबू पर्वत के गोमुख की बनावट एक सी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसकी बनावट जो एक समान है, गोमुख की बनावट एक समान, पर्वत के गोमुख की बनावट एक समान है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से हैं, बताइए। एक आबू माउंट आबू है कि जो माना माउंट आबू और गढ़वाल में ये क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल में है। जैसे गोमुख और आबू पर्वत के जो गोमुख की बनावट है तो ये एक समान है, ये एक जैसी है। और आबू के पास एक क्या है, एक स्थल है जिसे कोटेश्वर कहा जाता है। तो ये पुरानी टिहरी के निकट भी इसी नाम का एक स्थल हमें देखने को मिलता है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माउंट आबू के पास एक स्थल जो पुरानी टिहरी के निकट भी वो स्थित है, वो इस स्थल के तौर पे माना जाता है। तो ये पूछा जाएगा तो आपको बताना, कोटेश्वर नाम
नाम से वो स्थल को जाना जाता है, जो पुरानी टेहरी के निकट भी इसी नाम से क्या है एक स्थल हुआ करता था, जहां वर्तमान समय अगर हम कहें कोटेश्वर विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोटेश्वर विद्युत परियोजना का निर्माण किस स्थान पर किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, जो जो माउंट आबू के पास एक स्थल है जिसे कोटेश्वर कहा जाता है, जिसे हम पुरानी टेहरी के नाम के निकट ये स्थित है। तो जहाँ वर्तमान समय में कोटेश्वर विद्युत परियोजना का निर्माण ये किया जा रहा है, वो निर्माणाधीन है, अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये आबू पर्वत पर अगर हम देखें तो एक पवित्र कुंड है, पवित्र कुंड कुंड है जिसे मंदाकिनी है। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि आबू पर्वत पर एक पवित्र कुंड के रूप में किसे माना जाता है, मंदाकिनी को माना जाता है, याद रखिएगा। तो मंदाकिनी को ये माना जाता है, और जिसे हाँ मंदाकिनी मंदाकिनी। को माना जाता है, जिसे शांति मूर्ति या मुनि राज की पुस्तक। अब ये इसका जो जिक्र मिलता है ना, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आबू पर्वत पर एक जो कुंड है, जो कुंड का जो नाम जो मंदाकिनी रखा गया है, वो कहाँ पर इसका जिक्र मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, शांति मूर्ति जो मुनि राज हैं उनकी पुस्तक आबू में परमार वंश के जो नरेश थे उनके द्वारा जो चीजें निर्मित की गई थी, उसमें सारा जिक्र है। और यहाँ पर जो ये पवित्र कुंड का जो बात कही जा रही है, तो यहाँ पर इस कुंड के भी जिक्र इसमें है। और इसी इसी नाम की नदी चमोली जिले में गंगा की सहायक नदी भी है। देखिए, हमने कहा कि चमोली में जो सहायक नदी है, गंगा की जो सहायक मंदाकिनी हम जिसे कहते हैं, तो मंदाकिनी यहीं से इसका नाम पड़ा होगा। तो याद रखिएगा, तो ये जो नाम है ये कहाँ है, ये आबू पर्वत में एक पवित्र कुंड के रूप में मंदाकिनी को माना जाता है। और जो शांति मूर्ति मुनिराज की पुस्तक जो माउंट आबू में इसका उल्लेख है, और साथ ही जो परमार वंश के जितने भी नरेश हैं उनके द्वारा जो भी चीज़ें निर्मित की गई हैं उनके बारे में इसमें विस्तार पूर्वक दिया गया। और कहा जाता है कि कालांतर में जो ये नाम है, ये चमोली जिले में जो गंगा की सहायक नदी के रूप में इसे माना जाता है। और गढ़वाल और आबू क्षेत्र में प्रचलित सम्मान नामावली भी इसी ओर क्या करती है, संकेत करती है। देखिए, जो गढ़वाल क्षेत्र में और जो माउंट आबू पर्वत है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो चीज़ें चल रही थी, जो जिस तरीके से नामांकन जो चल रहा था, सेम टू सेम नामांकन उसी तरीके से निम्नावली रखी जा रही थी, नामावली वो रखी जा रही थी। तो ये कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि इन क्षेत्रों में क्या रहा था, परमार वंश का बहुत ही गहरा प्रभाव इन क्षेत्रों में रहा होगा, क्योंकि परमार वंश के जितने भी शासक रहे होंगे इन क्षेत्रों में ये रहे होंगे, क्योंकि एक दूसरे से मिलती जुलती ये चीज़ें कर रहे थे। कहीं ना कहीं नामांकनों की अगर कहें, निम्नावली में भी एक समान हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ से थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज़ें आ जाती हैं। याद रखिएगा, परमार वंश का प्रारंभिक जीवन काल की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर चीज़ें नोटिस करते हुए चलेगा। अगर मैं कहूँ परमार वंश के संस्थापक के रूप में जिसे हम माने जाते हैं कि कनकपाल का मूल निवास कहाँ माना जाता है, उत्तर प्रदेश माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कनकपाल का मूलतः निवास उत्तराखंड माना जाता है, या फिर गुजरात या मध्य प्रदेश, जो ये हमने कहा, तो ये गुज्जर प्रदेश के रूप में माना जाता है, या फिर गढ़वाल माना जाएगा, या फिर इस तरीके से अलग अलग प्रदेश दिए जा सकते हैं। तो आपको पता है कि ये गुज्जर प्रदेश या मालवाला जो हमने कहा था, मालवा प्रदेश से ये संबंधित था। और साथ ही अगर हम कहें, जो भी हमने उपरोक्त में जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, उससे हमें ये सिद्ध होता है कि अभी तक हमने जितना भी वर्णन करते हुए ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, तो हमने ये समझा कि जिस समय ये सिंहासन में जिस समय बैठा होगा, उस समय की तिथि में मैत्रित्व नहीं हुई होगी। कहने के मतलब उस समय जो जिस तिथि में ये बैठा होगा मैत्रित्व में नहीं होगा, तो उस समय सही समय ये रहा नहीं होगा। इस तरीके से कहा जाता है कि सिंहासन पर बैठने की तिथि के संबंध में जो प्रचलित मतभेद इस अलग अलग रहे हैं। देखिए, स्पष्ट तौर पर कहीं पर ये जानकारी प्राप्त नहीं है। हर कोई जो साहित्यकार है, जो भी विद्वान है, उन्होंने इसको कनकपाल को जो गद्दी में बैठा, जब भी बैठा, ये सिंहासन में बैठा, तो उसका एक सही तिथि का क्या मंतव्य हमें देखने को नहीं मिलता है। और बैठने के संबंध में हर किसी के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने वितर्क हैं, अपनी अपनी तिथियां इन्होंने दी है। अब देखिए, पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ने अपनी पुस्तक जो लिखी थी, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि पंडित हरि रतूड़ी ने अपनी पुस्तक गढ़वाल के इतिहास में एक स्थान पर कनकपाल के जो 1888, हमने पूर्व में ये भी पढ़ा था, 1888 में गद्दी पर बैठने का यहाँ पर वर्णन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा,
तो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा इतिहासकार है जिसने कनकपाल को 1888 में गद्दी पर बैठने का अपनी पुस्तक में वर्णन करा था। तो आपको पता होना चाहिए वो कोई और नहीं, पंडित हरिकृष्ण रतुड़ी है। हरिकृष्ण रतुड़ी द्वारा किस पुस्तक में इसका जिक्र किया गया? तो इसमें जो जिक्र किया गया है तो वो गढ़वाल के इतिहास में जिक्र किया गया। क्वेश्चन इस तरीके से भी बनेगा कि कनकपाल के 1888 में गद्दी में बैठने का वर्णन किस पुस्तक में प्राप्त होता है? तो आपको पुस्तक के बारे में भी पता होना चाहिए और जो वो राइटर है उसके भी बारे में पता हो गया कि गढ़वाल के इतिहास में इतिहास नामक वो किताब है जिसमें कनकपाल को 1888 में गद्दी में बैठने का कहीं ना कहीं इसमें वर्णन मिलता है। और दूसरी तरफ जो इनकी जो दूसरी रचना है गढ़वाल का वर्णन, एक तो है गढ़वाल का इतिहास है, दूसरा क्या है गढ़वाल का। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गढ़वाल का इतिहास और गढ़वाल का वर्णन ये किसके द्वारा रची गई हैं किताबें, किसके द्वारा रची गई हैं बताइए? पंडित ठीक है, हरिकृष्ण रतूड़ी। ये दोनों किताबें, पंडित हाँ हरिकृष्ण ये दोनों रतूड़ी। किताबें एक ही शख्स द्वारा रची गई हैं, लिखी गई हैं। तो याद रखिएगा इन्होंने जब अपनी दूसरी किताब लिखी जो गढ़वाल का वर्णन में, इन्होंने अपने मत का खंडन करा। जो पूर्व में जो उन्होंने जो मत दिया था उसको कहते हैं कि ये सही नहीं है, उसका खंडन करते हुए उन्होंने जो ये कहा कि जो कनकपाल था वो कनकपाल जो अपने जो सिंहासन में या गद्दी पर जब बैठा उसकी जो तिथि है संभवतः वो कहते हैं कि ये जो 888 ईस्वी पूर्व नहीं बैठा होगा। वो कहते हैं कि ये संभवतः क्या हुआ था 745 से या 688 के बीच में इन्होंने कहा कि इस ईस्वी में बैठा होगा। ठीक है, 688 से 745 के बीच का जो ये टाइम पीरियड रहा होगा तो इस टाइम पे बैठा, ना कि 888 इस पूर्व में ये गद्दी में बैठा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कनकपाल के गद्दी में बैठने का खंडन किस के पुस्तक में हमें देखने को किस व्यक्ति द्वारा इसका खंडन किया गया था कि ये 1888 में ना बैठते हुए ये 688 या 1545 ईस्वी में बैठा। तो आपको पता होना चाहिए कि पंडित हरिकृष्ण रतुड़ी के ही द्वारा इसका खंडन किया गया और बाद में इन्होंने इस तिथि को, संभावित तिथि को ये घोषित किया गया था। ठीक है, ये तो ये समझ में हो गया। अब बात करेंगे, देखिए अब हमने कहा कि उत्तराखंड के महत्वपूर्ण ये जो भगत दर्शन भी अपने इस चीज को ऊपर मोहर लगाते हैं। ये कहते हैं कि जो राजा था कनकपाल उसके जो सिंहासन रूढ़ जो हुआ था, जो जब सिंहासन में बैठे होने की जो तिथि की अगर हम बात करते हैं, ये कहते हैं कि 1888 में ही 888 में ही इन्होंने बताया। जो पूर्व में हरिकृष्ण रतुड़ी ने जिस चीज का खंडन किया तो इन्होंने उस चीज का क्या किया, समर्थन किया कि हाँ यार, इन्होंने भी ये एक अनुमान लगाया कि ये कहते हैं कि भैया 1888 में यानी 888 में ही ये बैठा होगा। वहीं दूसरी ओर जो उत्तराखंड के बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध जो इतिहासकार या विद्वान रहे, ये कहते हैं डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने क्या करा, कोई निश्चित तिथि नहीं लिखी है। उन्होंने कहा कि अलग अलग विद्वान की क्या कहते हैं, अलग अलग अपने मत रखते हैं। उन्होंने उनका उल्लेख भी किया। और चांदपुर गढ़ी जो था ये दुर्ग का निर्माण के अनुसार अगर हम देखें, कहते हैं कि जब ये चांदपुर गढ़ी का जो निर्माण हुआ था, अगर उसके आधार पर देखें तो ये जो टाइम पीरियड आता है 1425 से 1500 के ईस्वी के मध्य में, ये कहते हैं कि जब ये इन्होंने अपने जो पुस्तक, तमाम जो पुस्तकें लिखी गई, जब आपका चांदपुर गढ़ बनेगा तो जब चांदपुर गढ़ का जब निर्माण होगा तभी तो इसमें राजा बैठेगा नहीं बैठेगा, बताइए। अगर मान लीजिए किसी स्थान पर कोई स्थान है, मान लीजिए अब मान लीजिए कोई बुग्याल है, बुग्याल में अगर कहीं पर कोई बुग्याल क्षेत्र है, वहाँ पर किसी राज्य को खुले में बैठाया थोड़ा जाएगा। वहाँ पर अगर बुग्याल है, बुग्याल में भी कोई बेहतरीन एक भवन का निर्माण होगा, एक पैलेस का निर्माण होगा, तो जब पैलेस कंप्लीट होगा, जब उसका पैलेस का उद्घाटन होगा तो वहाँ पर राजा का भी सिंहासन होगा, फिर राजे को भी क्या करा जाएगा, उसमें मुकुट इत्यादि जो भी उसको राज्याभिषेक किया जाएगा। ये तो एक तरफ कहते हैं कि जो चांदपुर गढ़ी है उसको जो निर्माण हुआ था, उसका जो ये दो दुर्ग बनाया गया था, इसका जो निर्माण का तो टाइम मानते हैं, ये कहते हैं कि यार 1425 ईस्वी में से लेकर ये 1500 के बीच में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। जब इसका निर्माण हुआ था तो उसके उपरांत ही तो ये बैठा होगा,
गद्दी पे। तो अब ये मैं कह रहा हूँ कि 1425 से ये बनना शुरू होगा तो 1500 के आसपास ये बना होगा। तो जब 1500 के मध्य में ये बना हो तो उसी के बाद ये सत्ता में बैठा होगा, ये सिंहासन में बैठा होगा। तो ये इसका आधार पर कहते हैं कि जो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल कहते हैं कि इसी के आधार पर मैंने क्या करा, जो राजा कनकपाल था हमने इसको सिंहासन पर जो हमने कहा कि जो ये बैठा होगा ये 15वीं शताब्दी के आरंभ में ये बैठा होगा, ना कि आपका 645 हो गया या फिर कहें ये 888 में नहीं बैठा होगा। जब हम कहते हैं कि इसके जो साक्ष्य हमें जो देखने को मिलते हैं तो ये देखने को मिलते हैं 1425 से 1500 की ईस्वी पूर्व मिलते हैं। तो इससे पूर्व कैसे बैठ गया वो तर्क नहीं बनता है। तो मुझे एक चीज कोई ये बता सकता है कि हर कोई विद्वान अपनी बात को ऊपर रखने की जद्दोजहद क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है विद्वानों के बीच, बता सकते हैं? कोई भी राइटर होता है, अगर मैं कोई पोएम लिख रहा हूँ, आपने कोई पोएम लिखी है तो मैं चाहूंगा कि मेरी पोएम अच्छी रहे, तो मैं कहूंगा आपका खंडन करूंगा कि इन्होंने गलत लिखी है, जो मैंने लिखा जो सही लिखा है। ये ऐसा क्यों होता है? कोई बताएगा? विद्या जी, स्टडी। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर। सर ऐसा क्यों होता है? हैं? जी सर, आ ऐसा रही इसलिए है। होता है, हर कोई विद्वान चाहता है कि जो मैंने जो बात कही है वही सत्य है। हाँ जी हाँ, सर, आ रही मैं है। कह रहा हूँ कि हर कोई विद्वान ये चाहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य हो, और जो लोग दूसरे लोग कह रहे हैं वो असत्य हो। क्योंकि मैं अपनी बात को हमेशा क्या करूँगा, यार मैं कहूँगा कि मैंने वहाँ पर एक भूत देखा था, दूसरा वाला कहेगा कि मैं तो उस जगह पे गया तो मुझे तो भूत नहीं मिला, तू झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, मैं कहूँगा सही में मिला था, वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ था। मैं अपनी बात को सत्य करने के लिए क्या करूँगा, अलग अलग प्रयत्न करूंगा। तो दूसरा कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं भी वहां पर एक रात रुका था, 2 रात रुका, तो मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या होगा, जो पूर्व में जिस व्यक्ति ने जो चीजें कही थी कि हमें वहां पर भूत मिला था, तो जो व्यक्ति वहां पर 2 दिन रहा उसको वहां पर कोई ऐसी हलचल नहीं मिली, तो उसमें साक्ष्य भी प्राप्त करे उसने, तो नहीं मिले। तो किसकी बात सत्य रही? किसकी बात सत्य रही? सर हाँ, दूसरे मुझे वाले की। ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारा मन नहीं हो रहा पढ़ने के लिए, मैं क्लास बंद कर दूं? कोई वो निरस्ता आ रही है आप लोगों को, आ रही नहीं? नहीं सर नहीं, अभी पढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर हमने कहा कि जब ये सिंहासन में बैठा 15वीं शताब्दी के आरंभ में बैठा, और देखिए दूसरी तरफ ये देखिए हमने किन किन कितने लोगों के बारे में बात कर, फिर आता है राहुल सत्याग्यन क्यान करके आता है। तो नहीं सर। इन्होंने, ये भी एक, आपको पता होगा ये भी एक क्या है, विद्वान है, इनके द्वारा भी जो उल्लेखित किया गया था, इन्होंने भी कहा कि जो राजा कनकपाल था, राजा होने के बाद जब ये राजा बना। हाँ घुमक्कड़ जी, विद्वान। कुछ कह रहे हैं? सर। बोलो। सर मैंने कहा घुमक्कड़ हाँ, विद्वान। घुमक्कड़, घुमक्कड़ प्रजाति का टाइप का था। सर हाँ, घुमक्कड़ विद्वान कहा मैंने। तो ये राहुल सत्याग्रह ने, तो ये जब राजा कनकपाल के बारे में ये कहता है कि भैया जो राजा होने पर क्या होता है, भी इसमें हमें संदेह व्यक्त किया गया है, कहता है कि मुझे इसका तो राजा होने में भी क्या है, कहीं ना कहीं शक होता है। तो वो कहता है कि अजय पाल को 15वीं शताब्दी में पवार वंश का संस्थापक मानते थे। अब ये इसने एक नई थ्योरी दे दी, कहता है कि ये नहीं था। कौन था? पवार वंश का जो संस्थापक के रूप में जिसे माना गया था वो अजय पाल को माना गया था। किसे माना गया था, बताओ? अजय पाल। अजय पाल। अजय अजय पाल। पाल को अजय माना पाल। गया था। और अजय पाल का जो शासन माना जाता है वो माना जाता है 1490 से 1519 के बीच माना जाता है। और ये जो पवार वंश का जो शासक के रूप में माना था वो 37वें नंबर का ये राजा था। जो अजय पाल था, अजय पाल को परवार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में माना जाता है। याद रखिएगा, जो अजय पाल था, अजय पाल को क्या माना जाता है, परमार वंश का ये सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में माना जाता है। और इसी ने ही क्या बनाई थी, इसी ने क्या करा था, जो राजधानी थी ना चांदपुरगढ़ को, चांदपुरगढ़ से इसने क्या था वो, देवलगढ़, हाँ,
याद आ गया, देवलगढ़ था। तो देवलगढ़ में हाँ, देवलगढ़ में देवलगढ़ 1506 में, देवलगढ़ 1506 के पश्चात इसने देवलगढ़ बनाई, तो उसके पश्चात इसने श्रीनगर हस्तांतरण करी। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजय पाल ने जो चांदपुरी गढ़ या देवलगढ़ को जो श्रीनगर में कब हस्तांतरण किया, इसको हस्तांतरण कर दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1517 ईस्वी में इसने किया था। तो किस स्थान पर इसने हस्तांतरण किया, तो श्रीनगर में किया। तो अजय पाल ने क्या किया था, जो देवलगढ़ में क्या करा था, राजभवन बनाया था यहाँ पर इसने। और आप इनकी जो कुल देवी हुआ करती थी, यहाँ की कुल देवी को जानते हो कि इनकी कुल देवी कौन थी? जो इनकी कुल देवी मानी जाती है वो राज राजेश्वरी की स्थापना इन्होंने करी थी। तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो देवलगढ़ था, देवलगढ़ में जो राजभवन किसके द्वारा बनाया गया था, वो अजय पाल के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ जो इनकी अपनी जो कुल देवी थी राज राजेश्वरी की स्थापना भी इन्होंने करी। और यहाँ पर ही मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक भैरव नाथ का मंदिर भी बनाया गया, सत्यनाथ मंदिर भी था, गौ गर्जा मंदिर भी था, ठीक है। और साथ ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी यही था। इनका क्या करा था, इन्होंने जीर्णोद्धार का मतलब होता है कि इनको पुनः रूप से इसको बनाया था। एक एक आपने एक सुना होगा, सारोला, सारोला एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण प्रथा, सारोला ब्राह्मण प्रथा किसने शुरुआत करी थी? सारोला ब्राह्मण प्रथा किसने शुरुआत करी थी, किसने अजय करी थी? अजय पाल ने ही अजय शुरू करी पाल थी। और जो कवि भरत ने अपनी जो पुस्तक थी, इसमें जो कवि, एक कवि था भरत ने अपनी पुस्तक थे मानवोदया करके एक पुस्तक काव्य लिखा था, उसमें इसकी तुलना कृष्ण हो गया, कुबेर हो गया, इंद्र हो गया, और साथ ही युधिष्ठिर व भीम से तुलना करी। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अजय पाल की तुलना कुबेर हो गया, कृष्ण हो गया, इंद्र हो गया, और साथ ही युधिष्ठिर हो गया, ये भीम से तुलना किसने करी थी? जो कवि भरत ने अपनी पुस्तक पर मानवोदय दया करके एक पुस्तक लिखी थी, काव्य लिखा था, तो इनके साथ इसकी तुलना करी थी। और अजय पाल की जब हम बात करते हैं, तो अजय पाल की तुलना किस शासक से की जाती है, आपको पता है? किस शासक से इसकी तुलना की जाती है, पता है आपको? ये जो ये शासक था, अशोक के समकक्ष से माना जाता था। कि कहते थे कि यार अशोक जितना पावरफुल था, जितना वो था, एक महान सम्राट के रूप में जो माना जाता था, उसकी तुलना कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तराखंड में अशोक के सम्राट अशोक के तुलनात्मक जो शासक के रूप में किसे माना जाता है, तो वहाँ पर अजय पाल दिया जाएगा, सुदर्शन पाल दिया जाएगा, या कनक पाल दिया जाएगा, अलग अलग दिए जाएंगे। तो आपको अजय पाल को वहाँ पर चुनना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा मैंने इस पे प्रकाश डाला। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जी सर। यहाँ पर आप जी देख पा रहे होगे कि हमने कहा कि जो कनकपाल था, जो जो राहुल राहुल ने अपनी जो राहुल सत्याग्रह ने अपनी जो किताब थी उसमें लिखा है कि ये व्यक्त करता है कि यार इसके मुझे राजा होने में भी कहीं ना कहीं शक है। और अजय पाल को ही इसने क्या करा, पंवार राजवंश का संस्थापक के रूप में इसने माना। और श्री बैकेट ने जो थे, इन्होंने क्या करा, श्री बैकेट बैकेट ने क्या करते अपनी सूची में जो संवत्सर होता है, संवत था 756 में राजा जो कनकपाल था उसके 11 वर्ष के शासनकाल का अंत माना जाता है। वो कहते हैं, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा शख्स था या कौन सा वह व्यक्ति था जिसने राजा कनकपाल के 11 वर्ष के शासनकाल का अंत ये अपनी सूची में संबोधित करा था, तो वो कौन थे? श्री बैकेट ने क्या करते अपने जो सूची में संवत में 756 में क्या करता, ये जो राजा कनकपाल था इसके 11 वर्ष का जो शासनकाल रहा तो उसका अंत माना जाता है। और जो राजा कनकपाल था, अगर उसके आधार पर देखें जो उसका संवत था, तो ये कहते हैं कि 754, यहाँ पर हमने 756 वहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर हमने 754 से 756 से 11 तक अगर हम बात करें तो ये गद्दी पर बैठा, ठीक है। 11 वर्ष तक क्या बैठा है? गद्दी पर बैठा। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनकपाल कितने कितने वर्ष तक का शासन किया इसने, कितने साल ये गद्दी पे बैठा, कितने साल 11 11 वर्षों वर्ष तक। तक किस तिथि 11 को वर्ष। बैठा? ईस्वी 7 सन 683 688 में बैठी, ठीक है। तो यह देखिए, अब यहाँ देखो कितने लोगों ने अपने अपनी पुस्तकों में इसका जिक्र किया है। हर चीज़ को याद रखिएगा, मैं तुम्हें इसीलिए इतनी विस्तार से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, कृष्ण नल बाल कृष्ण, हाँ सर
सर कवि भरत की पुस्तक का नाम क्या था? किसका? इतना हाँ मानव दया। ठीक है। अच्छा, कवि भरत, मानव हाँ दया। अब यहाँ पर देखिए, हमने ये कहा कि बाल कृष्ण शांति भट्ट ने अपनी पुस्तक, कभी कोई का, जो बाल कृष्ण शांति भट्ट ने अपनी पुस्तक गढ़वाल जाति प्रकाश में कुछ पंक्तियों को इसके द्वारा लिखा गया है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बाल कृष्ण शांति ने अपनी पुस्तक गढ़वाल जाति प्रकाश, ये इसमें जो पंक्तियां प्रस्तुत की है उसके अनुसार कनकपाल को कहा जाता है 745 से 688 में गढ़वाल ये आया और राजा बने। देखिए क्वेश्चन क्या बना, मैं आपको एक क्वेश्चन को यहाँ पर बना रहा हूँ। ये है कि गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा रची गई है, बताइए। बालकृष्ण। तो बालकृष्ण पाल शांति कृष्ण भट्ट। शांति भट्ट द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो गढ़वाल जाति ये प्रकाश। जो बेटा मैं ये बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतनी गहराई से हम जब पढ़ रहे हैं तो यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ से तो हमने पढ़ा, इसके अतिरिक्त जो सूरबीर सिंह के ऐतिहासिक ग्रंथ में कवि देवराज की लिखी जो गढ़वाल राज वंशावली की हस्तलिपि या कहें फिर आपके जो पांडुलिपि रखी गई है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो गढ़वाल राजा वंशावली की हस्तलिपि या पांडुलिपि रखी गई है, ये कहाँ, किसमें, ये कहाँ पर इसका जिक्र मिलता है, तो ये पूछा जाएगा। तो आपको पता है जो शेर सूरबीर सिंह के ऐतिहासिक संग्रहालय, जो इसका जो संग्रह है, यहाँ पर जो कवि थे देवराज की द्वारा एक किताब लिखी गई थी गढ़वाल राजा वंशावली की हस्तलिखित जो पांडुलिपि रखी गई है, जिसमें स्पष्ट होता है कि जो राजा कनकपाल के गढ़वाल आने के और जहाँ सत्ता में बैठने का, जो सिंहासन में बैठने की तिथि 745 संवत और साथ ही 688 ईस्वी लिखी गई है। बहुत से लोग ज़्यादा जो समर्थन जो मिल रहा है वो कहते हैं कि 688 में क्या बैठा था, ये आपके सत्ता में या सिंहासन पर बैठा था, ये माना जाता है। तो ये आपको याद रखिएगा बेटा। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम देखें जितना भी हमने ऊपर जो भी विवरण पढ़ा, हमने सारा विवरण किसके बारे में पढ़ा, किसको लेके पढ़ा? हाँ जी, कनकपाल और कनकपाल के बारे में पढ़ा। कनकपाल कहाँ से था, कैसे क्या करा, कहाँ इसका कब सत्तारोहण बैठा, कितने साल इसने सत्ता किया, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमने चर्चा करी। अब ये कहता है कि कनकपाल के गढ़वाल क्षेत्र में आने और राजा बनने की सर्वाधिक प्रमाणित तिथि जो मानी जाती है वो 745 मानी जाती है, 745 से 688 ईसा ही प्रतीत होती है। अब ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आएगा आप लोगों के, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा कनकपाल के गढ़वाल क्षेत्र में आने और राजा बनने के सारथी प्रमाण किस तिथि को माना जाता है, ठीक है, वहाँ पर दिया जाएगा 745 या 688 या फिर कहें 687 और 88 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उस समय आप लिखोगे 745 और 688 दोनों ही माने जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 745, 656, 630, 638 ऐसे करके कुछ दिया रहेगा। तो उस कंडीशन में 745 को आपने क्या करना है, संवत जो 745 है उसी को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा। इतना मुझे लगता है कि आ गया होगा बेटा आप लोगों के इतना समझ में। जी सर। यहाँ कोई प्रॉब्लम? जी नहीं।